नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमर। स्वागत करते हैं हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है लखनऊ की एक ऐसी शख्सियत जो पेशे से एक लेखक हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो आज जानेंगे इनके करियर के बारे में कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की एज अ पोएट। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। तो यशु भाई, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू। फाइनली आज आप साथ में हैं हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि आप आए हमारे पॉडकास्ट पे। तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कैसे आपकी पोएट्री की शुरुआत हुई। देखो, हर एक चीज अपने इनिशियल स्टेजेस में रही थी उस टाइम पे, और मैं अपने शायद 10वीं की परीक्षाएं मेरी चल रही थी और उसी टाइम पे लगा कि कुछ लिखते हैं, बैठ के शुरुआत करते हैं चीजों की। और आप भी जानते हैं और हम शायद मेरे दर्शक भी जानते होंगे कि हर एक चीज की एक प्रेरणा होती है। तो इस करियर की बहुत अच्छी सुंदर प्रेरणा रही थी। दरअसल मैं बचपन में अपने ननिहाल रहा, मेरे नानी के घर। अच्छा। और जो हमारी नानी थी वो भजन गाती थी। शाम को हम लोग साथ बैठते थे, बहुत सारे हम भजन आपस में गाया करते थे। और वहीं से शायद कह सकते कि मेरा जो रुझान रहा या मेरा कहते कि खिंचाव रहा आध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर, भगवान की ओर, वो चीजें वहां से आना शुरू हुई। और बचपन से आदत थी कि मैं भजन गाता रहता था, बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण किया। और शायद वहीं से वो कहते हैं ना कि कृपा बनना शुरू होती है। एक अगर हम इसको स्पिरिचुअली लेते हैं तो वहां से वो चीजें आना शुरू होती हैं। शायद सरस्वती माँ की कुछ कृपा रही और हाथ में कलम आई तो चीजों को लिखना शुरू किया। शुरुआती टाइम जो रहा मेरा वो भी काफी क्रूशियल रहा। मैं आज कभी बैठता हूँ और पढ़ता हूँ जो मैंने पहले खुद लिखा था तो कभी कभी मुझे हंसी आती है और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या लिखा था। बट कहते हैं लाइफ है, या तो आप जीतते हैं और या आप सीखते हैं। तो ये जो लॉ रहा मेरी जिंदगी पे हमेशा लागू रहा, जिसे कह सकते हैं। तो अपनी लगभग 8वीं कक्षा में रहा था मैं जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। और मेरी पहली कविता भी शायद कुछ शबरी मोहन करके थी, जो कि मैंने श्री कृष्ण पे लिखी थी। तत्पश्चात ये चीजों का कह सकते हैं कि मैं क्या बोलूं, कारवां बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और मैंने चीजें सीखी और आज आपके साथ बैठा हूं। अच्छा, तो सोच तो आप काफी करते रहते हैं, मैंने सुना भी है, देखा भी है। अच्छा। और तो पहला शो आपने जो किया होगा तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए। शुरुआत में क्या होता है, एज एन आर्टिस्ट जो मैं कर रहा हूं या आप जो भी करता है, शुरुआत बड़ी अजीबोगरीब होती है और मेरी शुरुआत कुछ ज्यादा ही अलग रही थी। दरअसल मैं कुरुक्षेत्र था और शायद वो मेरा पहला पोएट्री शो था जो मैं कर रहा था। तो चीजें कुछ ऐसे हुई, स्टेज पे मेरा नाम बुलाया गया कि यशु शुक्ला आइए। और मैं वो इंसान था जो स्टेज से 200 मीटर दूर भाग चुका था कि मुझे गलती से भी ना बुला ले। ये कहाँ पे शो था? ये शो हुआ था आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरे लाइफ का पहला शो, सामने कम से कम 2,500 से 3,000 लोग बैठे हैं। स्टेज के ऊपर नाम बुलाया जा रहा है कि यशु शुक्ला आइए और यशु शुक्ला भाग चुका है। तो जिंदगी का ये ऐसा मोटिव था कि मैं कुछ सोच के नहीं गया था। मैंने कविताएं भी लिखी थी, मैं सब कुछ तैयार था, पर न जाने क्यों मेरे पांव कांप रहे थे। मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जिंदगी आपको यही सिखाती है, सक्सेस एक स्टेप दूर खड़ी है बस आपसे, आपको बस सोचना है। हम जिंदगी भर यही सोचते रह जाते हैं कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। इरफान खान साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, आपने शायद मूवी देखी हो, मुझे याद भी नहीं मूवी कौन सी है, बट इसकी बहुत अच्छी लाइन है कि टेक योर चांस बेबी। तो चांस लेना पड़ेगा दोस्त। बिल्कुल। उनकी एक लाइन है, कहते हैं कि उनके एक दोस्त होते हैं जिन्होंने एक नई कार खरीदी है और वो कार उनके गैराज में खड़ी है 3 साल से, और उन्होंने गाड़ी बाहर निकाली ही नहीं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि रोड कैसा है? चांस तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ये कहानी मेरे पहले शो की। मैं बहुत डरता था पहले स्टेज से, और रही बात, ये डर शायद भारत के हर एक दूसरे लड़के के अंदर होता है। तो जब आप चीजों को करना शुरू करते हैं, धीरे 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 फ्लो बनता रहता है। एंड मैंने लाइफ से एक चीज सीखी है हमेशा कि बस फ्लो को फॉलो करो, बात अपने आप बनता जाता है। तो यही शुरुआत थी। बहुत अच्छी बात बोली आपने। ऐसी चीजें सीखती हैं। अच्छा, जो पहला शो आपका आपने किया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कुछ बताएंगे? तो दोस्त देखो, ऐसा रहा कि जब स्टेज छोड़ के तो भाग ही चुका आदमी, तो शो तो कहाँ होना था। मैं वापस आया और जैसे कोऑर्डिनेटर्स थे वो लोग मिले, कहते तुम कहाँ गए थे? मैं कहा भैया मुझसे नहीं होगा, कितने लोग बैठे हैं, क्या स्टेज फियर था आपको? एक स्टेज फियर जनरली हर इंसान के अंदर होता है और मेरा कुछ अलग लेवल का था। दरअसल मैं स्कूल्स में भी शोज करता आया था, ऐसा कुछ बड़ा स्टेज फियर नहीं था मुझे। बट जब मैंने उन लोगों को देखा ना,
और जो मुझसे पहले परफॉर्म करके गए थे, मुझे नहीं पता था वो कैसा करके गए, पर पता नहीं क्यों मेरे पाँव भाग गया, मैं स्टेज छोड़ के भाग गया था। शक्ति क्राउड के सामने, वो क्राउड को देख के वो ऐसा हुआ कि बस भाई भाई नहीं होगा नहीं होगा, मैं बिल्कुल भाग गया। तो ये ओवरऑल कह सकते हैं कि पहला शो हुआ ही नहीं और इसका ट्रॉमा कर मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसा कि हाँ मैं इस चीज को लेके बैठ जाऊं, बस वो वहीं खत्म हो गया। और फिर चीजें थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, जैसे कि आगे मौके मिले, एक दो जगह गया मैं, फिर स्टेजेस मिलना शुरू हुए धीरे धीरे, टीचर्स ने थोड़ा सपोर्ट किया। जैसे मैं कॉलेजेस से शुरू किया, मैंने मेरी शुरुआत बेसिकली कॉलेजेस से हुई, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर मैंने चीजों को शुरू किया। वहां जैसे कि लिखता मैं बचपन से ही था, 8th क्लास से मैंने लिखना शुरू कर दिया था चीजों को, तो शुरुआत वहीं से हुई। और ये पहले शो तक पहुंचना भी लगा शायद मेरी अचीवमेंट ही रही थी कि मुझे स्टेज के लिए बुलाया गया, पर उसका सक्सेसफुल होना भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ सिखा के चला गया। तो कहते ना कि अंत भला था सब भला, ये कुछ ऐसा था। बिल्कुल। तो इस चीज को फैमिली आपकी कैसे सपोर्ट करती थी? फैमिली का फैमिली की कहानी बड़ी ट्रॉमेटाइजिंग है यार दोस्त। ऐसा हुआ कक्षा 10वीं की बात है। एक तो सर्दी बढ़ गई यार, सर्दी तो काफी है। तो कक्षा 10वीं की बात है, मेरा यार गणित बहुत कमजोर था, मैथ्स। तो हमारी एक टीचर हुआ करती थी अंजलि करके, तो मेरी ट्यूशन लगाई वहां पे गणित की, और शाम का ही कुछ 4 से लेके 5 का मेरा समय रहता था ट्यूशन जाने का। मैं ट्यूशन जाता था तो मेरी एक डायरी बड़ी खूबसूरत सी थी, उसका नाम मैंने ब्लू बर्ड रखा था, बड़ा इंस्पायरिंग नाम लगा वो, पर्सनल डायरी। उसके अंदर मैं अपनी कविताएं अपनी शायरियां वगैरह लिखता रहता था। तो क्या हुआ, फैमिली को किसी को पता नहीं था कि मैं सब करता हूँ, क्योंकि एज एन प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली हमारे वहां ये सब नहीं होता है। और पंडित कल का नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, सपोर्टिव है, बट ये प्यार मोहब्बत हमारे वहां नहीं चलेगा। हमारे वहां की चीजें कुछ बढ़िया होनी चाहिए, कुछ प्रेरणादायक। बट वही बात है, कलम पर किसी का जोर नहीं है, कलम आपको मजबूर कर देती है कुछ भी लिखने के लिए। और जो भी आप देखते हैं एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं एक चीज कहूं, अगर आप किसी भी आर्टिस्ट से कहते हैं आप कभी भी कुछ भी ऐसा फंक्शनेट नहीं लिख सकते। अगर आपसे कोई कहे ना कि आपको यही लिखना है, स्टिक टू पॉइंट, आप नहीं लिख पाएंगे। एक आर्टिस्ट के तौर पे आपको अपने विचारों को बिल्कुल फ्री छोड़ना होता है। जब आप शांत मन से बैठते हैं वो इमेजिनेशन आती है। बिल्कुल। तो मेरी डायरी जो थी वो बाय चांस लग गई मेरी ट्यूशन टीचर के हाथ में। ओके। एंड दैट इवनिंग वाज एविल फॉर मी। मैं घर पहुंचता हूँ, मेरे घर फोन आ चुका था कि पंडित जी ये क्या है, आपका लड़का तो ये सब कर रहा है। तो मैं बहुत डरा हुआ था बेसिकली। तो ये चीजें घर पे पता चल सकी अब क्या होने वाला है। तो मेरे से पूछा कि ये सब तुम करते हो, जाओ अपनी डायरी लेके आओ। तो मैं घर गया, डायरी मैम डायरी, कहती हाँ ये सब तुम कर रहे हो। घर आया, मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, मैं कहा देव एक काम कर रहा हूँ, मैं कह दूंगा मम्मी मैं नहीं लिखता हूँ, देव लिखता है, ये उसकी डायरी है, डायरी उसकी है, मैं बस लेके आया हूँ, बाई चांस मेरे बैग में आ गई। देव को फोन, देव का साले तू मरवाएगा मुझे, किसी बहुत मरवाएगा। देखो दोस्ती भी बड़ी काम की चीज है। एक होता है दोस्त, एक होता है मित्र, एक होता है भाई। तो देव मेरा भाई है। मैंने जिंदगी में जो कर्म और कांड किए उसके बारे में उसको सब कुछ A to Z पता है। वो जानता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, उसको सब पता है मेरी लाइफ के बारे में। मेरी जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा जो भी मैंने कुछ भी किया है उसको सब पता है। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ उसको सब पता है मेरे बारे में। तो मैंने उसको फोन किया, मैं कहा भाई कहाँ हूँ? बोला भाई मैं तो घर हूँ। मैं कहा भाई लग गए हैं। कैसे? पापा के यहाँ डायरी लग गई है। कहते अबे ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, हमारी ट्यूशन टीचर है। तो अब किताब क्या करोगे? अब करना क्या है, तुमने लिखी है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो ये बोला कि तुम तो मरोगे, हमको और मरवाओगे, तुम्हारा घर आना बंद हो जाएगा। मैं कहा भाई अब तो बचा लो। तो बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हारे घर आता हूँ कॉपी लेने के लिए। कह दूंगा आंटी कॉपी मेरी है। और देखो कुछ भी हो, एज एन इंडियन पेरेंट तुम्हारे फादर तो एक बार तुम्हारी बात मान जाएंगे, लेकिन मम्मी को पता है कि ये क्या गुरु खिलाया, सब पता होता है। तो मम्मी को हमारी चल गया पता। बोले ये राइटिंग तो तुम्हारी है, लिखा होगा सब तुमने है। मैंने नहीं लिखा। मम्मी ने बोला अभी तो मैटर संभाल रहे हैं। देखो मम्मी का क्या होता है ना, देखो फादर से आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, पर मम्मी तो मम्मी है। बिल्कुल। देखो एक चीज कहता हूँ, आप दुनिया में कितने बड़े बन जाओ, आप दौलत शोहरत सब कुछ कमा लो, जो परिवार आपको देता है वो कोई नहीं दे सकता। जिंदगी में आप बहुत रुतबा कमा लेंगे, आप बहुत नाम कमा लेंगे, और अगर आपके पास वो माँ की गोद में सिर रखने की जगह नहीं है ना,
आप कुछ नहीं कमा पाए, आपने जो कमाया सब बेकार है दोस्त। बिल्कुल। आज मैं मिलता हूँ ना कई बार अपनी मम्मी से, तो मुझे लगता है यही यही सुख है। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग सोचते रहते हैं ना कि यार जल्दी से बड़े हो जाते हैं, ये चीज मिल जाएगी। मैं छोटा था, स्कूल जाया था, तो मेरे दिमाग का सबसे बड़ा फितूर ये था यार कि बड़े होना पेन मिलेगा हाथ में लिखने के लिए, क्योंकि क्लास 9 से आप पेन यूज करने लग जाते हैं। हाँ। तो मैं छोटा था, मेरे दिमाग में चीज है कि यार बड़ा हो जाएगा जल्दी से। मेरे एक सीनियर थे, मयंक भैया, मेरी ट्यूशन टीचर के बेटे कह सकता हूँ। तो मयंक भैया से मैं मिलता है, मैं कहा भैया आपके पास पेन है? तो बोले जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी पेन मिलेगा। तो दिमाग में क्रेज आया कि बड़ा होना है, पेन मिलेगा। बड़े हुए, 8th 9th में आए, पेन भी मिल गया। फिर कोशिश आई कि बड़े और होना है, अभी क्लास 9th में 10th में है, ये सब लोग बोलते हैं 12th में आ जाएंगे, थोड़े और सीनियर हो जाएंगे और कुछ मिलेगा। 12th में भी आए और बड़े हुए, और बड़ा पेन मिला, किताबें अच्छी मिल गई, लोगों ने बोलना कम कर दिया, लोग सीनियर की कह दौड़ लगे, भैया कहने लगे, हेड बॉय हेड गर्ल स्कूल में सब बनते रहे, ये सब चीजें हैं। और इच्छाएं जन्मने लगी कि और बड़ा होना, और बड़े हुए, कॉलेजेस में आए, पढ़ाई करी, यूनिवर्सिटीज के अंदर गए, थोड़ा बहुत टैलेंट था तो आगे बढ़ने लगे। फिर विचार आया कि और बड़ा बनना। तो देखो दोस्त, जिंदगी के अंदर 2 चीजें सीखो। देखो, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होने वाली। डिपेंड ये करता है कि तुम कब समझ जाते हो कि ये जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, ये सिर्फ दिखावा है। रियलिटी, असलियत और एक रियलिटी चेक आपको तब मिल जाता है जब आपसे लोग जुड़े हुए। एक पॉडकास्ट ही मैं देख रहा था जाकिर खान साहब की, जी। तो वो कहते हैं कि जिंदगी में ना मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई भी मेरे से मिलता है, कोई भी मेरा दोस्त है, बस मैं इतना कहता हूँ कि जब मैं मरूं तब आ जाना। और वो चीज मैं सोच पाता हूँ लाइफ के बारे में। आप कितने बड़े आदमी हो, आपकी क्या हैसियत, आपकी क्या औकात, आपको तभी पता चलेगी जब आपकी मौत हो। ये मेरे भी शब्द नहीं है, ये एग्जैक्ट लाइन जाकिर खान साहब ने बोली थी कि आप कितने बड़े आदमी हो, आपकी क्या औकात है, आपको तभी पता चलती है जब आपकी मौत होती है। आप तभी जान पाओगे। वो लोग आपको जो आपके आसपास घूमते हैं ना, वो दिखा देते हैं। क्योंकि देखो, बातें आपकी तभी होना शुरू होती है जब आप कुछ करके गए हो, अच्छा है या बुरा, बिल्कुल। वो तभी पता चलता है। और रही बात फैमिली की, देखो उन्होंने मेरे लिए जो मेरे लिए वो बेस्ट कर सकते थे, उन लोगों ने मेरे लिए किया। मैं कभी उनको दोष नहीं देता इस चीज का। एज एन आइडियल फैमिली, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बन जाए। बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं भाई, वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, वो जी भी रहे और आगे जी भी लेंगे, उनका खर्चा चल रहा है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं जी। तो मेरे फादर, हमारी इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, बट उन्होंने जो भी मेरे लिए किया बहुत किया। तो आपके फैमिली आपको सपोर्ट करती थी इस चीज के लिए? उनका मतलब इंटेंशनली वो इस चीज के लिए एग्री नहीं करते थे, कहीं ना कहीं इंटेंशनली वो इस चीज के लिए एग्री नहीं करते थे, बट हाँ वो चाहते थे कि मैं ग्रो कर जाऊं। क्योंकि जब वो देखते थे कि कुछ कर रहा है तो उन्हें लगता था कि हाँ कुछ कर रहा है। फैमिलीज का देखो क्या होता है, इंडियन फैमिलीज के अंदर एक चीज होती है, वो हमेशा एक चीज चाहते हैं कि लड़का स्टेबल हो जाए, बिल्कुल। मारा मारा ना क्यों है। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उसका रीजन ये था कि वो चाहते थे कि मैं कुछ बन जाऊं। कोई गलत इनिशिएटिव नहीं था। आज वो मुझे करते हुए देखते तो उन्हें पता कि लड़का कुछ कर रहा है। तो ये एक रोल था। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, बट हाँ एक चीज कहूंगा कि हाँ थोड़ा अगर वो चीज मुझे मिलती शायद कुछ अच्छा एक्सपोजर आ जाता। बट हाँ जितना भी उन्होंने किया मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूं। बहुत। बिल्कुल। क्योंकि जितनी उनकी हैसियत थी, जितनी उनकी औकात थी, सिंपल मैं कहूं तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और शायद मैं वो इंसान नहीं हूं जो मैं इतना डिजर्व भी करता हूं। उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। ये सब कुछ था फैमिलीज के बारे में। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो उतना आपका लूज अब नहीं होता होगा, आपने काफी शोज किए हैं, इवेंट्स कर लिए हैं। देखो, कॉन्फिडेंस की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो मैं कहानी सुनाता हूं। मेरा एक इवेंट होता है लखनऊ के अंदर। शाम का 5 बजे का टाइम था जब मुझे वहां पहुंचना था, और हमेशा की तरह मेरी कैब इस बार भी लेट है। तो मैं तकरीबन 6:30 बजे वहां पहुंचता हूं ऑडिटोरियम में। तो जितने भी आर्टिस्ट आने वाले थे, जितने भी लोग इन्वाइटेड थे, वो सबके सब स्टेज पे बैठे हैं, और मैं भाई साहब पहुंच रहा हूँ लेट। अच्छा, इवेंट कितने बजे का था? इवेंट था 5 बजे शुरू हो जाना था, और मैं 6:30 पहुंच रहा हूँ, और गनीमत से मेरा फोन भी स्विच ऑफ है। तो मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स थे, मैं उनको भी फोन नहीं कर पा रहा कि हाँ भाई मैं आ गया। ना वो कांटेक्ट कर सकते, वो ट्राई भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टेज से एक आधा बंदा फोन कर रहा है किसी को, और मुझे पता है शायद वो मैं ही हूँ, पर मैं जा नहीं सकता।
तो मैंने सोचा काम करते हैं, अब इवेंट देख लेते हैं। तो मैं लास्ट की कुछ सीट्स थी जो कि खाली रह गई थी, बाकी सब भर गया था, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। तो मैं लास्ट की कुछ सीट पे जाके चुपचाप बैठ गया, मैं देखता रहा कि कैसा हो रहा है। तो वीर रस की कविता मेरी होनी थी, और दरअसल ऐसा होता है जिस भी आपके इवेंट में जाते हैं तो वीर रस की कविताओं को लास्ट में बुलाया जाता है। तो मैं जब उस लाइन के अंदर जाके बैठा ना यार, तो एक चीज थी जो मुझे थोड़ा सा कह सकते हैं कि हेजिटेशन फील हुई या थोड़ा सा डर लगा, जिस पर कॉन्फिडेंस की बात करी। मैं जिस लाइन में बैठा था बहुत ही नॉर्मल वेयर में गया था, एकदम कैजुअल्स में, और मेरे आसपास जो लोग बैठे थे यार कपड़े बहुत अच्छे थे भाई, कपड़े सच में बहुत अच्छे प्रॉपर तैयार होके जैसे वो पहनते हैं ना, वो ऊपर से ओवरकोट एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो सब उन्होंने पहन रखा, और मैं जस्ट नॉर्मली बैठा था जाके वहां पे। तो एक बार होता है सोसाइटी के अंदर, क्या होता है ना, सोसाइटी में लोग आप जैसे लोग कहते हैं ना कि यू शुड बी काइंड हार्टेड एंड ऑल दैट स्टफ, लोग जोड़ते हैं कि तुम्हारा दिल अच्छा नहीं भाई, जो दिखता है वही बिकता है। कपड़ों से भी जज करते हैं, कपड़ों से बहुत जज किए जाते हो और एक वो सब झूठ है जो कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, सब झूठ है। लोग बहुत जज करते हैं आपको, आप जैसे दिखोगे, आप जैसे बोलोगे, जैसे चलोगे, जैसे बैठोगे, लोग बहुत जज करते हैं। बिल्कुल, ये सब दिखावा है जो आपसे लोग कहते हैं कि सच्चे दोस्त, सब झूठ है। जो दिखता है वो, जो दिखता है वही बिकता है। मैं बैठा था लास्ट लाइन के अंदर, मेरे साथ वाले लोग बैठे थे, बड़ा अनकंफर्टेबल उनको फील हुआ कि ये कौन आके एकदम से बैठ गया। मैं थोड़ी देर शांत था, मैं बैठा रहा आराम से, इवेंट चलता रहा। इवेंट बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे अच्छे कवि आए थे, मेरे एक अच्छे बहुत अच्छे मित्र हैं गुलजार करके, वो भी वहां पर परफॉर्म कर रहे थे, तो इवेंट बहुत अच्छा चला। तो जब श्रृंखला आखिरी के कुछ पायदानों पे पहुंची तो उन्होंने नाम बोला कि यशु शुक्ला अगर है यहाँ पर तो कृपया प्लीज आ जाइए। तो मैं लास्ट में बैठा था, और तब लगा यार कि बहुत मरवा ली भाई तूने, अब मार के आते हैं अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूं तो मैं बहुत देर से बैठा था। फिर मैं जैसे उठता हूं वहां से, तो बोला कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। उठा, लास्ट से बैठा था मिड रास्ते से रेड कारपेट पे, और मैं जा रहा हूँ स्टेज की तरफ। जो लोग बैठे थे देख रहे कौन है, स्टेज पे गया। 8 मिनट की मेरी कविता चली है। 8 मिनट की कविता के बाद लगभग 1 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिला, और फिर वापस आके उन्होंने बोला कि आप स्टेज पे बैठ जाइए। मैं कहा नहीं, मैं लास्ट पे उसी सीट पे जाके बैठा जहां मैं पहले बैठा था। हाथ आ रहे हैं मिलने के लिए कि कहां से हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं, कब से लिख रहे हैं, किसने सिखाया। तो दोस्त कहने का मतलब ये है, कॉन्फिडेंस लूज सबका होता है, एक बार लगता है, लेकिन सोसाइटी बहुत अजीब है दोस्त, आप जज किए जाते हो। अगर कोई काबिलियत नहीं है ना, आपको कोई नहीं है, आप लोग बड़े उम्मीदें पाल लेते हैं लोगों से। रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूं, जी जी, लोग बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं। एक बड़ा कंसेप्ट है ट्रू लव का, लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहते, सब दिखावा है, सब झूठ है। लोग आपको देख के आपके पास आते हैं, अगर उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आप उनके लिए इस दुनिया के अंदर, साया के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। बिल्कुल नोटिस किया मैंने। भाई शोज तो आपने काफी किए हैं, तो कुछ शेरो शायरी यहाँ भी हो जाए। तो यार एक मतलब बहुत अच्छा शायद कह सकता हूँ कि पसंदीदा शेर है मेरा, और जो मैंने बिल्कुल कुछ भी चलेगा। तो मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था जब मुझे लगा कि इसकी जरूरत है जी। तो शेर कुछ ऐसे था कि उसको भी पसंद था मेरे साथ बैठना, वाह, उसको भी पसंद था मेरे साथ बैठना, हमारी भी शामें उनके साथ हुआ करती थी। क्या बात, कि उसको भी पसंद था मेरे साथ बैठना, हमारी भी शामें उनके साथ हुआ करती थी, और वो जो जा रहा है दूर मुझसे मेरा है, कि वो जो जा रहा है दूर मुझसे मेरा है, जानते हो हमारी भी कभी बात हुआ करती वाह वाह। तो ऐसी कुछ चीजें थी, मतलब है कुछ चीजें जब लिखी गई थी। बहुत अच्छा है, लग रहा है कुछ आपका भी दिल टूटा है। देखो आदमी लिखता तभी है जब दुख में हो तो बिल्कुल ऐसा मतलब कुछ खासा दिल तो नहीं टूटा। अगर बताना चाहें आप। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ लोग थे जो जिंदगी में आए, और कुछ लोग हैं जो भी जिंदगी में भी हैं, और कुछ लोग हैं जो चले गए हैं। दरअसल क्या बताऊं मैं तुम्हें दोस्त कि एक कविता है मेरी कि मैंने उसे चांद देखा, ख्वाब देखा, बेहिसाब देखा, कि मैंने उसे चांद देखा, ख्वाब देखा, बेहिसाब देखा, गिरते देखा, उठते देखा, मेरी नजरों से बचते देखा, शाम ढली तो नदियां देखा,
शाम ढली तो नदिया देखा, लहरों जैसा चलते देखा, रे मैंने उसकी आंखों अपनी शाम और सवेरा देखा। तो ये एक तरफा कह सकते हैं। एक कविता के जरिए इन्होंने अपनी कहानी बता दी। तो दरअसल वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। तो ये केस कुछ ऐसा रहा, तो ज्यादा कुछ खास इसमें ग्रोथ नहीं हुई। बाकी फील्ड्स में ग्रोथ हुई है, पर इस फील्ड में भी बहुत पीछे हैं। और कहीं ना कहीं ठीक है, जिंदगी है, सब कुछ नहीं मिलता सबको, और आई एम हैप्पी विद। सही है। जिंदगी एक कमरे में बहुत सुंदर गुजारी जा सकती है। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है कमरे के अंदर भी, और अकेले भी आप बहुत खुश हो सकते हैं। मानता हूं कि टाइम के साथ लगता है कि एक शख्स का या किसी का भी हम कहते हैं साथ बहुत जरूरी है, पर जरूरी नहीं कि मैं उस चीज को कहूंगा कि एज एन पार्टनर जरूरी है। एक अच्छा दोस्त भी आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकता है। बिल्कुल। और मेरी जिंदगी में मुझे ऐसे बहुत से अच्छे लोग मिलते रहे, चाहे मैं कहीं भी रहा हूं। मेरी जिंदगी में हमेशा एक ना एक ऐसा शख्स हमेशा रहा है जिसने मुझे मतलब हर एक पॉइंट पे सपोर्ट किया हो। मैं कहीं भी रहा हूं, मुझे ऐसे लोग मिलते रहे, तो वो कमी इतनी खास महसूस अभी तक नहीं हुई है। पर कभी कभी लगता है कि हाँ कुछ जरूरत है, बट ऐसा कुछ खास नहीं। तो ये सब कुछ ऐसा। ये पैसों को लेके क्या सोचते हैं? देखो पैसे तो मुझे चाहिए। देखो बात ऐसी होती है कि मेटेरियलिस्टिक होना गलत नहीं है, बट ओवर मेटेरियलिस्टिक होना गलत हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे देखो, आप पैसा कमाते हैं, ठीक है, आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं, बिल्कुल। आपने बड़ा घर बना लिया, एक अच्छी गाड़ी ले ली, हर एक चीज आपके पास है, ठीक है, आपको मजा आ रहा है। आप वो पैसा लीजिए, अपनी मम्मी को अपने पापा को लीजिए साथ में, और निकल जाइए कि जहां भी महंगी से महंगी जगह आप जा सकते हैं, निकल जाइए। उसके बाद उनकी आंखें देखिए, जो वो सुख मिलेगा ना, जो वो सुकून मिलता है दोस्त, उससे अच्छा कोई सुकून नहीं है, कोई सुकून नहीं है। इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जितना पैसा हो सकता है कमाओ। उसके बाद जब तुम खर्च करोगे ना अपने लव्ड वंस के ऊपर, या अपने घर वालों के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, जिनसे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हें प्यार करते हैं, और उनकी जब खुशी तुम देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार आज जीत गया, आज जीत गया। वो जो तुम्हारी जीत होगी वो लाइफ की जीत होगी। यहां ना तुम मेटेरियलिस्टिक होगे, ना तुम पैसों के लालची होगे, ना तुमने कुछ गलत किया। तुम मेहनत करोगे, तुम कमाओगे, और तुम जब तुम उस स्टेज पे पहुंचोगे ना, जब तुम उस जगह पे खड़े होकर देख रहे होगे कि हाँ यार मेरे पेरेंट्स कितना खुश है यार, वो तुम्हारी असली जीत होगी। वो खुशी, वो जो एहसास होगा ना, वो सुप्रीम होता है दोस्त, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मेहनत करोगे, देखो पैसे के पीछे नहीं भागना है। आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं काम कर रहा हूं मेरी फील्ड के अंदर, मैं काम करूंगा, मैं खुद के ऊपर मेहनत करूंगा, ठीक है, मैं अच्छा लिख रहा हूं, मैं रोज लिखता जा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप कुछ भी करते हो, एक बच्चा है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, एक बच्चा है जो कि सिंगिंग करता है, वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, एक बच्चा है जैसे जो मेरी तरह पोएट्री करता है, वो लिख रहा है बैठ के। तो जो भी इंसान जिस चीज को लेकर कंसिस्टेंट हो जाएगा, आप एक चीज को रोज करेंगे, आप उसको परफेक्ट तो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, परफेक्शन नहीं, लेकिन आप उस चीज के अंदर बेस्ट जरूर हो जाओगे, हैबिट में आ जाएगा, वो हैबिचुअल हो जाएगा। कहते हैं 21 दिन के अंदर कोई भी आदत लग जाती है, और 21 दिन के अंदर कोई भी आदत छूट जाती है। तो कोई भी चीज अगर आप कंसिस्टेंसी ठान ले तो क्या यार मुझे करना है, तो वो हो जाती है। कंसिस्टेंसी ही की है सक्सेस की। लास्ट में बस इतना, जो इंसान चीजों को लेकर कंसिस्टेंट हो गया, अपनी गलतियों को समझने लग गया, और वैल्यू समझ गया कि जो मैं कर रहा हूं उसका इंपैक्ट कैसा पड़ेगा लोगों के ऊपर, वो लाइफ में सक्सेसफुल है। बस।